हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि अगर किसी गाड़ी से हमारा या हमारे परिवार के किसी सदस्य का एक्सीडेंट हो जाता है तब हम किस तरह से क्लेम लेंगे, कहाँ से हमको क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितने समय में मिलेगा और इसके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, इसकी टोटल प्रोसीडिंग्स क्या होंगी, इसका टोटल प्रोसीड्योर क्या होगा, इसको लेकर हम लोग डिटेल रूप से बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं झारखंड हाई कोर्ट के एडवोकेट मिस्टर प्रणव डे, उनसे हम लोग इसके संबंध में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि अगर हमारा या हमारे किसी परिवार के सदस्य का एक्सीडेंट हो जाता है तब हमको सबसे पहले क्या करना होगा। जैसे ये एक्सीडेंट आपका होता है, आप जहाँ घटना हुआ है उसके जो नज़दीकी थाना है, संबंधित थाना है, वहाँ जाके पहले रिपोर्ट दर्ज कराइए। वो थाना एक रिपोर्ट दर्ज करेगी, एक रस एंड नेग्लिजेंस का केस बनाएगी और आपसे डिटेल मांगेगी कि गाड़ी का नंबर क्या था। अगर गाड़ी वहाँ पकड़ाती है रेड हैंड तो गाड़ी को वो थाना लाया जाएगा, उसका MVI रिपोर्ट बनेगा, आपका गाड़ी का MVI रिपोर्ट बनेगा। अगर कोई पर्सन इंज्योर्ड इसमें है तो थाने फिर आपको इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में लेके जाएगी, वहाँ आपका इलाज होगा, वहाँ आपका इंजरी रिपोर्ट भी बनेगा जो कि आगे इन्वेस्टिगेशन के क्रम में वो रिपोर्ट उस पर लगा जाएगा और वो फिर जाके केस में दर्ज होगा। और इस तरह से एक रस एंड नेग्लिजेंस का केस तो बनेगा ही। उसके साथ ही साथ आप क्लेम के लिए आगे कार्रवाई कर सकते हैं। इसके लिए क्या कोई स्पेशल कोर्ट होता है या फिर सिंपल कोर्ट से ही इसकी व्यवस्था होती है? हाँ, अगर आप इसमें दो तरह का केस बनता है। जैसे कि अभी आपको हम बताएं कि थाना में केस कीजिएगा तो रस एंड नेग्लिजेंस का एक केस बनेगा। दूसरा केस, अगर आपको इंजरी हुआ है, क्योंकि इंजरी हुआ तो मान लीजिए डिसेबिलिटी हुआ होगा या कोई पर्सन उसमें डेथ भी किया होगा तो उसका तो अर्निंग कैपेसिटी खत्म हो गया, उसके घर वाले बेसहारा हो गया, तो इसके लिए गवर्नमेंट की ओर से एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है जिसको हम लोग मोटर व्हीकल एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल बोलते हैं, जो हर जिले में स्थित रहती है। जिला के जो कोर्ट है उसमें एक ट्रिब्यूनल कोर्ट बना रहता है जिसको MACT कोर्ट हम बोलते हैं। वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं कि इस तरह का घटना हुआ है। तो फिर वो अगर गाड़ी इंश्योर्ड है तो इंश्योरेंस कंपनी को नोटिस भेज दिए, अगर इंश्योर्ड नहीं है तो गाड़ी वाहन का जो मालिक है उसको नोटिस भेजा जाता है। वो आते हैं, उसके बाद फिर वो प्रक्रिया चलती है, वहाँ सबको मुआवजा मिलता है। अगर मान लीजिए हमको केस करना है और तो कोर्ट में जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट होंगे, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे, तो उसके लिए क्या क्या से डॉक्यूमेंट हमको लेकर कोर्ट में जाना पड़ेगा? जैसे कि राजीव जी भी पूछे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो हमने बताया कि इसमें दो तरह का केस होगा, एक रस एंड नेग्लिजेंस का होगा और एक ये होगा। क्योंकि रस एंड नेग्लिजेंस का जब केस होगा तो पुलिस पूरा डिटेल से छानबीन करेगी और गाड़ी से संबंधित सारा दस्तावेज उस केस के इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लगा ही रहेगा। तो गाड़ी का पूरा डिटेल आपको देना है, ऑनर का पूरा डिटेल देना है। आप अगर कोई इंज्योर्ड हुआ तो इंजरी रिपोर्ट लगेगा, अगर कोई डेथ कर गया तो डेथ सर्टिफिकेट लगेगा और उसका क्या अर्निंग कैपेसिटी है उससे संबंधित कागज लगेगा। और उसके हिसाब से एक रेशियो सेट होता है, एक चार्ट बना हुआ सुप्रीम कोर्ट का, जिसके आधार पर सेट किया जाता है कि इनका अर्निंग कैपेसिटी ये था, इनका लाइफ और इतना दिन बचा हुआ था तो और कितना इनको अर्निंग होना चाहिए था, उसके हिसाब से उनको मुआवजा मिलता है। इसमें जो हमारा जो खर्चा हुआ था, क्या जो हॉस्पिटल का बिल है और जो मेडिकल बिल है उसको भी लगाना ज़रूरी है? हाँ जी हाँ, आपका जो अस्पताल में खर्च हुआ, चाहे वाहन अगर कोई आपका डैमेज हुआ उसका भी खर्च उसमें अटैच होता है और वो दोनों ही आपको फिर उस मुआवजा में अटैच करके ही मिलता है। इवन कि जो कोर्ट में आप प्रोसीडिंग चलाएं उसमें जो खर्चा आया वो भी उसमें ऐड होता है और वो भी आपको मिलता है। अगर मान लीजिए कि हम ऑन द स्पॉट एक्सीडेंट जहां हुआ है उस गाड़ी के पहचान करने में विफल हो जाते हैं तब किस तरह से यह केस किया जाएगा? अगर आपने गाड़ी नंबर सिर्फ देखा है तो आप थाना में केस कीजिएगा, गाड़ी नंबर बताइएगा। आजकल तो आपको पता ही कि सारा काम ऑनलाइन से होता है, तो सारा चीज़ ऑनलाइन में सारा चीज़ में इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। तो संबंधित थाना का जो ये होगा आयो रहेंगे, वो वहाँ से डिटेल पूरा निकालेंगे और वो जब सबमिट करेंगे केस में तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो उस ऑनर के ऊपर आप केस कीजिएगा, फिर ऑनर उपस्थित होकर सारा डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराएंगे। इसमें जो कोर्ट क्लेम दिलवाएगा वो किससे दिलवाएगा? गाड़ी के ऑनर से दिलवाएगा या फिर इंश्योरेंस कंपनी से दिलवाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था राजीव जी का। इसमें दो कंडीशन है। अगर गाड़ी इंश्योर्ड है तो इंश्योरेंस कंपनी लाइबल होगी, बट अगर गाड़ी इंश्योरेंस उस दिन फेल था जिस दिन की घटना हुआ है तो फिर वो लाइबल होगा उस गाड़ी का ऑनर जो होगा। तो इस कंडीशन में ऑनर को लाइबल बनाया जाएगा। अगर ऑनर देने के लिए सक्षम नहीं है तो जो गाड़ी सीज हुई है
या जो गाड़ी से जिसको हम लोग ऑफेंडेड व्हीकल बोलते हैं, जिससे दुर्घटना हुआ है, उस गाड़ी को बेच के भरपाई किया जाएगा। इसमें क्या ड्राइवर की भी कोई भूमिका होगी? अभी रिसेंट अभी आया है, इसमें बहुत सारा सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग जिसमें कहा गया है कि कोई ड्राइवर ये जानते हुए कि अनइंश्योर्ड गाड़ी है उसको ड्राइव करता है तो ड्राइवर इज सेम लाइबल एज ए ओनर, और उनको भी 3 महीने का सजा का प्रावधान किया गया, प्लस वो पर्सनली भी लाइबल होंगे। अगर मान लीजिए एक्सीडेंट में डेथ नहीं होता है, डिसेबिलिटी होती है, मतलब हाथ पैर कट जाता है, डिसेबल हो जाता है, आदमी कमा नहीं सकता है, तो उससे संबंधित जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है वो कहाँ से बनेगा और इसका प्रोसीड्योर क्या है? क्योंकि अगर आप सिर्फ इंज्योर्ड हुए हैं, आपका अर्निंग कैपेसिटी में डिफिशिएंसी हुआ है, जो अर्निंग कैपेसिटी रहा वो अब नहीं रहा, तो ये जब केस आप दर्ज करते हैं तो उस ज़िले का जो सिविल सर्जन रहता है वो ये सर्टिफिकेट देते हैं कि कितना % का डिसेबिलिटी है, उसके हिसाब से ही आपको मुआवजा मिलता है। मुआवजा में जो क्लेम का अमाउंट होगा उसका निर्धारण कैसे किया जाता है? पहले तो ये तो डिपेंड करता था केस बाय केस। अभी एक चार्ट सुप्रीम कोर्ट की ओर से गाइडलाइंस दिया गया है कि उस चार्ट के हिसाब से कि आदमी का अर्निंग कैपेसिटी क्या था, उनका लाइफ और कितना दिन बचा हुआ था और क्या अर्न कर सकते थे, उसके हिसाब से एक चार्ट फिक्स किया गया एज बाय, कि एज क्या था उसके हिसाब से ही उनका फिक्स किया जाता है ट्रिब्यूनल द्वारा। इसमें जो दोस्तों जो चार्ट होता है वो चार्ट आपको कहीं भी दुकान से खरीदिएगा, कोई भी मोटर व्हीकल एक्सीडेंटल बुक उसमें मिल जाएगा, या नहीं तो नेट जो होता है नेट पर आप गूगल कीजिएगा उसमें चार्ट मिल जाएगा कि आपको अगर कितना % आपका एक्सीडेंट हुआ है, डिसेबिलिटी है, कितना अर्निंग था, तो उस हिसाब से उस चार्ट में रेट फिक्स किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार से फिक्स किया गया है। अगर मान लीजिए कि एक्सीडेंट हुआ है और जो अर्निंग जो कमाने वाला ही आदमी का डेथ हो गया है, तो इस स्थिति में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कितने % लायबल होगी देने के लिए, और जो गाड़ी मालिक है वो कितना % देगा? जब अगर गाड़ी इंश्योर्ड था आपका तो फुल्ली सारा लाइबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी का बनेगा, गाड़ी ओनर का नहीं बनेगा। अच्छा, मतलब अगर गाड़ी इंश्योर्ड है तो गाड़ी मालिक का कोई लायबिलिटी नहीं बनता है। और अगर मान लीजिए गाड़ी का इंश्योरेंस फेल हो गया है, तब इस स्थिति में क्या गाड़ी मालिक और ड्राइवर दोनों लायबल होंगे या फिर सिर्फ गाड़ी मालिक लायबल होगा? जहाँ तक मुआवजे का प्रश्न उठता है तो मुआवजा के लिए सिर्फ गाड़ी का ऑनर ही इसमें लायबल होगा। ड्राइवर को सिर्फ पेनल पनिशमेंट मिल सकता है, 3 महीने का सजा का प्रावधान उसमें किया गया है, लेकिन जहाँ मुआवजा की बात है वो सिर्फ गाड़ी का ऑनर को ही देना पड़ेगा। अच्छा, ये जो MACT केस, MACT कोड जो बनाए गए हैं सभी ज़िलों में, तो इसकी जो प्रोसेस होती है वो कितनी लंबी होती है? कि चूँकि कोर्ट जाने के नाम से ही आम आदमी डर जाता है, तो इसकी जो प्रोसेस है क्या वो लेंदी होती है कि इजी होता है? इसमें सरकार से क्या सहयोग मिल सकता है? बहुत ज़्यादा तो लेंदी नहीं होती है, क्योंकि कोर्ट में है तो केस बहुत सारे रहते हैं। आपका एक केस है नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, 1-2 साल के अंदर इसका डिसीजन आ जाता है। अगर मान लीजिए कि जिसका एक्सीडेंट हो गया है और उसके परिवार में कोई ऐसा सक्षम आदमी नहीं है जो कोर्ट की तरफ जाए, कोर्ट से मुआवजा मांगे, तो क्या सरकार का कोई ऐसा रूलिंग है, कोई ऐसा सिस्टम है कि सरकार मुआवजा देने के लिए स्वयं अपनी तरफ से कोई पहल करता हो? हाँ, इस संबंध में देखिए सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था। उस केस में कहा गया सुप्रीम कोर्ट के ओर से बहुत सारे चीज़ अधिकारी लोगों को गाइडलाइन दिया गया, जिसमें कि आपका झारखंड में झालसा को भी दिया गया था, ट्रिब्यूनल को भी दिया गया है, पुलिस विभाग के जो हेड है उनको भी दिया गया है कि अगर कोई केस आपके संबंधित क्षेत्राधिकार में होता है तो उसका एक्सीडेंट रिपोर्ट बना के आप ट्रिब्यूनल में भेजिए। ट्रिब्यूनल को इसमें लाइबल बनाया गया, रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है कि इस तरह का कोई केस आता है तो स्वतः आप उस एक्सीडेंट होने वाले परिवार को नोटिस भेजें, इंश्योरेंस कंपनी को नोटिस भेजें और स्वतः ही केस दर्ज करें। इस संबंध में एक गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट से आया हुआ है। दोस्तों, ये जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट का है, इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए एक्सीडेंट होता है और जो जिसका एक्सीडेंट हुआ अगर उसके तरफ से कोई केस नहीं किया जाता है, तब इसमें क्या है कि इसमें सभी राज्य सरकारों को निर्देश है कि जिस थाना क्षेत्र में वो केस एक्सीडेंट हुआ है, उस जिसका जुरिडिक्शन है, जिस थाने का जुरिडिक्शन है, उसका यह काम है कि उसके खिलाफ वो केस दर्ज करेगा और उसका जांच रिपोर्ट उस MACT कोर्ट में भेजेगा और इसकी निगरानी संबंधित हाईकोर्ट करते हैं।
झालसा, जैसे झारखंड में झालसा है, उसी तरह हर स्टेट का अलग अलग है। मतलब ये लीगल सर्विस अथॉरिटी जो होते हैं उनकी निगरानी में इस तरह के केस चलते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो गया है और आप सक्षम नहीं हैं, तब ये मत सोचिए कि आपके तरफ से केस नहीं होगा। सरकार ने इसकी पूरी व्यवस्था करके रखी है। सिर्फ हम लोगों को, आम लोगों को इस तरह की जानकारी नहीं होता है। जानकारी के अभाव में हम लोग क्लेम लेने से बच जाते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका जान पहचान में या आपके परिवार में किसी का एक्सीडेंट हुआ है और उसको जानकारी नहीं है, तब वो संबंधित थाना क्षेत्र में जाकर उस संबंधित जो एक्सीडेंट हुआ है उस एक्सीडेंट से संबंधित जानकारी लेकर उस कोर्ट में जाकर अपनी जानकारी ले सकते हैं और वहाँ से उनको क्लेम की राशि मिल जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट हो गया और चूँकि जिस परिवार में मौत होती है या फिर डिसेबिलिटी होती है, वहाँ हमारी स्थिति ऐसी नहीं होती है कि हम लोग तुरंत कोर्ट जाएं। साल 2 साल 6 महीना, महीना 2 महीना लग जाता है। तब इस स्थिति में यह बहुत बार सोचा जाता है कि अरे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, क्या इसके बाद भी हम लोग कोर्ट जा सकते हैं? इसके लिए क्या कोई लिमिटेशन है? अर्थात जो लिमिटेशन एक्ट होता है कि इतने समय के बाद आप कोर्ट केस नहीं कर सकते हैं, तो क्या इससे संबंधित कोई लिमिटेशन है? कोई लिमिटेशन लागू होगा इस तरह के केसेस पर? अभी वर्तमान का जो सिनेरियो है, अभी जो परिदृश्य है, इसमें इस तरह का केस में कोई लिमिटेशन नहीं है। आप कभी भी जाके इस तरह का केस आप फाइल कर सकते हैं और मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने आज बात की एमएससीटी कोड से संबंधित कि किस तरह से एक्सीडेंट होने पर हम लोग क्लेम प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई सवाल, कोई क्वेश्चन मन में आ रहा हो, पूछना हो, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं।